यह है जी के रणभूमि, जहां हर सवाल जीत की तैयारी है। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में उतरने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से तो जरूरी है ही, पर साथ ही एक बहुत बड़ी पहेली भी है। हम बात करेंगे 6ठी से 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की। ये वो समय था जब छोटे छोटे जनपद बड़े महाजनपदों में बदल रहे थे। और फिर उन्हीं में से एक मगध एक विशाल साम्राज्य बनकर उभरा। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्लाइड्स हैं, जो नोट्स हैं, वो इस पूरी कहानी को समझने में हमारी मदद करेंगे। और पहेली ये है, जैसा आपने कहा, कि उस दौर में दो तरह की व्यवस्थाएं थीं। एक तरफ राजतंत्र और दूसरी तरफ गणतंत्र, जहां के नियम कहीं ज्यादा प्रगतिशील थे। हाँ, लेकिन जीत आखिर में राजतंत्र की हुई। यही तो आज की हमारी पड़ताल का सबसे दिलचस्प सवाल है। क्या बेहतर विचार हमेशा ताकत के सामने हार जाते हैं? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े बदलाव से, जिसे इतिहासकार कहते हैं द्वितीय नगरीकरण। सेकेंड अर्बनाइजेशन। जी, पहली शहरी सभ्यता तो सिंधु घाटी थी, जो लगभग खत्म हो चुकी थी। उसके बाद एक लंबा ग्रामीण दौर आया। और अब गंगा के मैदानों में एक बार फिर से शहर बस रहे थे। हाँ, और ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं। इसका मतलब था बाजार, व्यापार और सिक्के। वो पंचमार्क सिक्के हैं ना? एकदम से। तो एक तरह से एक नई आर्थिक क्रांति हो रही थी। और जब पैसा और व्यापार बढ़ता है तो राजनीति भी और जटिल हो जाती है। बिल्कुल। इसी जटिल राजनीति से उभरे षोडश महाजनपद, यानी 16 बड़े राज्य। हाँ, 16। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें इनकी पूरी सूची मिलती है। काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, नाम तो बहुत सुने हैं। ये उस दौर का एक तरह से गेम ऑफ थ्रोन्स था। ये 16 राज्य सत्ता के लिए आपस में टकरा रहे थे। और जो नक्शा हम देख रहे हैं उसमें एक बहुत दिलचस्प बात दिखती है। क्या? ये सभी राज्य मोटे तौर पर दो तरह के थे। एक तरफ थे राजतंत्र, मगध, कोसल, अवंती जैसे, जहां राजा का बेटा ही राजा बनता था। और दूसरी तरफ थे गणतंत्र या गणसंघ कह सकते हैं, जैसे वज्जी और मल्ल। और एक और मजेदार बात है उस नक्शे में। अश्मक। हाँ, अश्मक महाजनपद नर्मदा नदी के भी दक्षिण में था। मतलब ये हलचल सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और यही इन गणतंत्रों की कहानी है जो हमें सबसे ज्यादा हैरान करती है। हम अक्सर प्राचीन भारत मतलब राजा महाराजा ही सोचते हैं, जबकि सच तो ये है कि उसी समय कुछ ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं थीं जो अपने समय से सदियां आगे थीं। यही बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। चलिए इन गणतंत्रों या गण संघों को थोड़ा करीब से देखते हैं। जरूर। वज्जी संघ को ही ले लीजिए। ये कोई एक राज्य नहीं था। नहीं, वो 8 अलग अलग कुलों का एक महासंघ था, एक कॉन्फेडरेशन, जिनमें लिच्छवी सबसे शक्तिशाली थे। और शाक्य गणराज्य भी था, जहां से गौतम बुद्ध आते थे। हाँ, और यहाँ की सबसे आकर्षक बात यह है कि इन व्यवस्थाओं में हमें लोकतंत्र के शुरुआती तत्व मिलते हैं। ये आज के लोकतंत्र जैसा तो नहीं था, पर सोचिए उस जमाने में ये कितना क्रांतिकारी रहा होगा। यहाँ का जो मुखिया था, जिसे गणमुखिया राजा कहते थे, वो वंशानुगत नहीं होता था। मतलब उसे चुना जाता था, कोई पैदाइशी हक नहीं। बिल्कुल, उसे अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती थी। और ये सारे अहम फैसले कहाँ लिए जाते थे? इसके लिए एक खास सभा भवन होता था, जिसे संथागार कहते थे। संथागार, एक तरह की संसद। एकदम। सभी कुलों के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठा होते थे, मुद्दों पर खुली बहस करते थे और फिर मिलकर कोई फैसला लेते थे। मुझे तो ये सोचने में भी कमाल लग रहा है, एक राजा अकेले अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले रहा, बल्कि एक पूरी सभा बहस कर रही है। लेकिन जब बहस में सबकी राय अलग अलग हो, तो अंतिम फैसला कैसे होता होगा? यहीं पर एक और उन्नत व्यवस्था सामने आती है। क्या? मतदान की प्रणाली। वोटिंग। उस जमाने में? हाँ, वोटिंग। अगर किसी मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाती थी तो वोटिंग होती थी। इसके लिए लकड़ी के अलग अलग रंगों की सलाइयों का इस्तेमाल होता था। सलाइयाँ? जी, जिन्हें शलाका कहते थे। लकड़ी की सलाइयों से वोटिंग। और इसे करवाता कौन था? इसके लिए भी एक खास अधिकारी नियुक्त होता था, जिसे शलाका ग्राहक कहते थे। शलाका ग्राहक? उसका काम था पूरी ईमानदारी से इन शलाकाओं को इकट्ठा करना और गिनना, ताकि पता चल सके कि बहुमत किस पक्ष में है। वो तो जमाने का एक तरह से इलेक्शन कमिश्नर हो गया। कह सकते हैं। उस पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी।
उसे पूरी ईमानदारी से उन लकड़ी की सलाइयों को गिनना होता था जो किसी राज्य का भविष्य तय करती थी। एक चुना हुआ प्रमुख, बहस के लिए एक संसद जैसा संथागार और फैसले के लिए मतदान, ये तो कमाल है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वे सिर्फ नाम के गणतंत्र नहीं थे, उनमें शासन की एक गहरी समझ थी जो सहयोग और सामूहिक इच्छा पर आधारित थी। और बात सिर्फ शासन तक ही सीमित नहीं थी। इन गणतंत्रों में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी न्याय व्यवस्था, खासकर लिच्छवियों की। हाँ, उनकी 8 स्तरीय न्याय प्रणाली थी। 8 स्तर। जी, और अगर हम इसके पीछे के सिद्धांत को समझें तो वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या था वो सिद्धांत? सिद्धांत ये था कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी मानकर सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि वो न्याय के 8 अलग-अलग स्तरों पर दोषी साबित न हो जाए। मतलब प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। एक अद्भुत प्राचीन रूप था उसका। आज हम इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी की बात करते हैं, और उन्होंने इसे 2500 साल पहले एक सिस्टम में ढाल दिया था। हाँ, किसी एक जज या राजा की मनमानी नहीं, बल्कि 8 स्तरों की जांच। चलिए इस स्तरों को समझने की कोशिश करते हैं। तो कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगा है। उसे सबसे पहले एक शुरुआती जांच अधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, लेवल 1। अगर वो अधिकारी उसे दोषी पाता है तो मामला अगले स्तर पर विनिश्चय महामात्र यानी एक तरह के वरिष्ठ जांच अधिकारी के पास जाएगा। मतलब एक ही व्यक्ति के फैसले पर सब कुछ निर्भर नहीं था। बिल्कुल नहीं। अगर दूसरे स्तर पर भी वो दोषी पाया गया तो मामला व्यावहारिक यानी न्यायिक न्यायाधीश के पास जाता था। उसके बाद सूत्रधार के पास, जो उस समय के कानून और नियमों के विशेषज्ञ होते थे। ये तो बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया लगती है। लंबी जरूर थी, लेकिन इसका मकसद ही यही था कि किसी भी निर्दोष को सजा न मिले। इसके बाद भी और स्तर थे। हाँ, फिर मामला अष्टकुलक यानी 8 कुलों के प्रतिनिधियों की एक परिषद के पास जाता था। उसके बाद केस सेनापति के पास, फिर उपराजा के पास, और अंत में 7 स्तरों से दोषी पाए जाने के बाद ही मामला अंतिम निर्णय के लिए राजा या गढ़ मुख्य के पास पहुंचता था। इस पूरी व्यवस्था का सार क्या था? व्यक्तिगत आजादी को सबसे ऊपर रखना। ये उन राजाओं के सिस्टम से बिल्कुल अलग था, जहां राजा ने गुस्से में आकर किसी का भी सिर कलम करने का आदेश दे दिया और वही कानून बन जाता था। यहाँ कानून व्यक्ति से ऊपर था, राजा से भी। न्याय को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता था, न कि केवल एक व्यक्ति के आदेश के रूप में। तो अब हम अपनी मूल पहेली पर वापस आते हैं। एक तरफ इतने उन्नत विचारों वाले गणतंत्र थे और दूसरी तरफ अपनी ताकत बढ़ाते राजतंत्र। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतिहास का पहिया राजतंत्रों के पक्ष में घूमा और इन सब में सिर्फ एक राज्य, मगध, इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, और इसका जवाब किसी एक कारण में नहीं बल्कि कई चीजों के एक साथ आने में छिपा है। हमारे स्रोत इसे 3 मुख्य वजहों में बांटते हैं। हाँ, मगध का भूगोल, उसके संसाधन और उसकी सामाजिक बनावट। ठीक है, तो सबसे पहले भूगोल की बात करते हैं। लोकेशन में ऐसा क्या खास था? मगध की पहली राजधानी थी राजगीर या गिरिव्रज। ये शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, मतलब एक प्राकृतिक किला, एक नेचुरल फोर्ट जिसे भेदना मुश्किल हो, लगभग नामुमकिन था। और बाद में जब राजधानी पाटलिपुत्र बनी तब तो वो और भी मजबूत हो गई। बिल्कुल, पाटलिपुत्र को तो जल दुर्ग कहते थे। सोचिए, एक ऐसा शहर जिसके 3 तरफ विशाल नदियां हों, गंगा, सोन और गंडक। तो दुश्मन सेना हमला करे तो करे कैसे? सही बात है। और इतना ही नहीं, इन नदियों के जरिए पूरे उत्तर भारत के व्यापार मार्गों पर मगध का नियंत्रण हो गया। ठीक है, तो लोकेशन एक किले जैसी थी, लेकिन सिर्फ एक मजबूत किले से तो साम्राज्य नहीं बनता। सेना और प्रशासन चलाने के लिए पैसा और संसाधन कहाँ से आए? और यहीं पर दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण सामने आता है। संसाधन? जी, संसाधनों की भरमार। मगध के पास आज के झारखंड के करीब के इलाकों से प्रचुर मात्रा में लोहा मिलता था। और लोहे ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, एक लोहे के फाल वाले हलों से गहरी जुताई संभव हुई, जिससे खेती में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। और दूसरा, इसी लोहे से बेहतर और ज्यादा घातक हथियार बने। मतलब एक तरफ अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और दूसरी तरफ सेना। और सेना की बात करें तो एक और गेम चेंजर था। क्या? हाथी। हाँ, पूर्वी भारत के जंगलों से मगध को भारी संख्या में हाथी मिले।
उस जमाने की लड़ाई में हाथियों की वही हैसियत थी जो आज के जमाने में युद्ध के टैंकों की होती है। अच्छा। एक सजी धजी हाथियों की सेना जब दुश्मन पर चढ़ाई करती थी तो वो सैनिकों का मनोबल ही तोड़ देती थी। इसी गज सेना ने मगध को एक बड़ी सैन्य बढ़त दी। एक मिनट, लेकिन हाथी तो दूसरे राज्यों के पास भी होंगे। मगध के हाथियों में ऐसा क्या खास था? बहुत अच्छा सवाल है। बात सिर्फ संख्या की नहीं थी, बात थी उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने और एक संगठित गज सेना के रूप में इस्तेमाल करने की कला की, जिसमें मगध को महारत हासिल थी। बिल्कुल। और इन सबको संभव बनाया कृषि से होने वाली अतिरिक्त आय ने। आपके पास जब इतना अनाज हो कि आप एक बड़ी स्थायी सेना का खर्च उठा सके, तभी आप साम्राज्य बनाने का सपना देख सकते हैं। तो सामरिक लोकेशन हो गई, लोहा और हाथी जैसे संसाधन हो गए, लेकिन स्रोतों में एक तीसरे कारण का भी जिक्र है, वहां की सामाजिक संरचना। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है। मगध का इलाका पारंपरिक वैदिक संस्कृति के केंद्र से थोड़ा दूर था। अच्छा। यहाँ आर्य और स्थानीय अनार्य संस्कृतियों का एक मिश्रण था। इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ का समाज ब्राह्मणवादी परंपराओं और रूढ़िवादी विचारों से उतना बंधा हुआ नहीं था। तो इसका फायदा कैसे मिला? समाज ज्यादा खुला और महत्वाकांक्षी था। यहाँ के शासक, चाहे वो बिंबिसार हों, अजातशत्रु हों या बाद में महापद्मनंद, वे विस्तारवादी नीतियों को अपनाने में हिचकिचाते नहीं थे। उन्होंने योग्यता को जाति से ज्यादा महत्व दिया। तो एक तरह की गतिशीलता थी समाज में। हाँ, जो शायद अधिक पारंपरिक राज्यों में नहीं थी। वे नए विचारों को अपनाने और जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, एक तरफ गणतंत्र थे जिनके पास न्याय और शासन के बेहतरीन विचार थे, लेकिन वे शायद छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे और फैसले लेने में वक्त लगता था। और दूसरी तरफ मगध था जिसके पास एक महत्वाकांक्षी राजा, पहाड़ियों और नदियों का सुरक्षा कवच, लोहे के हथियार, हाथियों की विशाल सेना और ये सब चलाने के लिए अनाज के भंडार थे। बिल्कुल, ये एक आदर्श तूफान जैसा था जहां सारी परिस्थितियां मगध के पक्ष में थीं। और इसी नींव पर आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले और सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, हर्यक वंश, जिसमें दो बहुत ही अलग तरह के शासक हमें दिखते हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु। एक पिता और एक पुत्र, जिनकी रणनीतियां एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थीं। तो पहले बात करते हैं बिंबिसार की। इनका शासनकाल था 544 से 492 ईसा पूर्व, और इनकी जो रणनीति थी वो थी कूटनीति और विवाह। हाँ, और ये इस खेल के माहिर थे। स्लाइड में 3 प्रमुख वैवाहिक संबंधों का जिक्र है। पहला तो कौशल की राजकुमारी कौशल देवी से, जिसमें उन्हें वाराणसी दहेज में मिला। सोचिए, काशी, उस दौर का एक बड़ा आर्थिक केंद्र, बिना एक भी सैनिक भेजे पूरा का पूरा शहर आपके कब्जे में आ गया। ये तो बहुत बड़ी बात थी। दूसरा विवाह लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से, जिससे उनकी उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई। लिच्छवी उस समय एक बहुत मजबूत गणराज्य था। और तीसरा मद्र की राजकुमारी शेमा से। तो ये सिर्फ रिश्ते नहीं थे, ये एक तरह से राजनीतिक गठबंधन थे। बिल्कुल, एक तरह का डिप्लोमैटिक फोर्ट यानी कूटनीतिक किला बना लिया था उन्होंने अपने राज्य के चारों ओर। लेकिन क्या वो सिर्फ कूटनीति पर ही निर्भर थे? स्लाइड में एक सैन्य विजय का भी जिक्र है। सही कहा आपने। वो जानते थे कि ताकत कहाँ दिखानी है। उन्होंने अंग महाजनपद को सीधे युद्ध में हराकर अपने राज्य में मिला लिया। और ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम था शायद। हाँ, इससे उन्हें पूर्वी भारत के व्यापार मार्गों और शायद बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने वाले नदी मार्गों पर एक मजबूत पकड़ मिल गई। तो उनकी नीति साफ थी, जहां दोस्ती से काम चले वहां दोस्ती, और जहां जरूरत हो वहां बल प्रयोग। एकदम सही। और बिंबिसार के बाद कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। उनके बेटे अजातशत्रु का दौर आता है 492 से 460 ईसा पूर्व। और यहाँ रणनीति बिल्कुल बदल जाती है। अब बात है आक्रामकता और तकनीक की। स्लाइड में तो साफ साफ लिखा है पितृहंता, मतलब उन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी हथियाई थी। जी, ये दिखाता है कि सत्ता की भूख कितनी ज्यादा थी और उसके लिए कोई भी सीमा नहीं थी। उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध तो वज्जी यानी लिच्छवियों के साथ हुआ। 16 साल ये युद्ध 16 साल तक चला। हाँ, और ये वही लिच्छवी थे जिनसे उनके पिता ने वैवाहिक संबंध बनाए थे। अजातशत्रु ने उस दोस्ती को तोड़कर उन पर हमला कर दिया। और उन्हें हराने के लिए उन्होंने सिर्फ सेना का इस्तेमाल नहीं किया, अपने मंत्री वत्सकार को भी भेजा था।
बिल्कुल, ये चाणक्य की कूटनीति का एक शुरुआती रूप था। वत्सकार को लिच्छवी संघ में फूट डालने के लिए भेजा गया। जब वो संघ अंदर से कमजोर हो गया, तब अजातशत्रु ने सैन्य हमला किया। अच्छा, और यहीं पर वो दो खतरनाक हथियार आते हैं जिनकी तस्वीरें भी हैं, रथमूसल और महाशिला कंटक। ये क्या थे? ये उस जमाने के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे थे। रथमूसल एक तरह का गदा और ब्लेड लगा हुआ रथ था। सोचिए, जब वो दुश्मन की सेना में घुसता होगा तो क्या तबाही मचाता होगा। एक तरह का टैंक समझ लीजिए। हाँ, बिल्कुल। और महाशिलाकंटक एक विशाल गुलेल जैसा यंत्र था जो बड़े बड़े पत्थर फेंकता था, किलों की दीवारें तोड़ने या दूर खड़ी सेना पर हमला करने के लिए। तो वो युद्ध की तकनीक में भी निवेश कर रहे थे। जी, वो जानते थे कि सैन्य नवाचार कितना जरूरी है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इतनी हिंसा के बाद उन्होंने राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? सच में अपनी वैधता बढ़ाना चाहते हो, या शायद उन्हें सच में आध्यात्मिक शांति की तलाश थी। ठीक है, तो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो हमें हर्यक वंश के बाद के समय में ले जाती है, शिशुनाग और नंद वंश। हाँ, हर्यक वंश ने जो नींव रखी थी उसे इन लोगों ने आगे बढ़ाया। तो पहले शिशुनाग वंश, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि स्लाइड के हिसाब से अवंती पर विजय। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। अवंती और मगध के बीच लगभग 100 साल पुरानी दुश्मनी थी। मतलब मध्य भारत में मगध का जो आखिरी बड़ा प्रतिद्वंदी था उसे खत्म कर दिया। बिल्कुल, इससे मगध के विस्तार का रास्ता साफ हो गया। और देखिए, इसी वंश के शासक कालाशोक ने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। तो वो पैटर्न यहाँ भी जारी रहा, राजनीतिक विस्तार के साथ साथ धर्म का संरक्षण। जी हाँ। और यहाँ से चीजें और भी बड़ी हो जाती हैं। ये उस महत्वाकांक्षा की कहानी है, उस सोच की कहानी है जिसने सत्ता को कुछ परिवारों के हाथ से निकालकर एक केंद्र में इकट्ठा कर दिया। अच्छा। और यहीं से आप कह सकते हैं कहानी शुरू होती है उस विशाल सैन्य और आर्थिक ताकत की जिसने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो सोर्स के हिसाब से ये सफर शिशुनाग वंश से शुरू होता है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी बताई गई है अवंती पर विजय। हाँ। और इससे मगध और अवंती के बीच चल रही 100 साल पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई। हाँ। ये तो एक बहुत बड़ा मोड़ रहा होगा। यकीनन ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। प्रद्योत वंश को हराकर उन्होंने मध्य भारत में अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर को मतलब रास्ते से ही हटा दिया। तो इससे मगध को खुलकर फैलने का मौका मिला। हाँ, बिल्कुल। सोर्स में कालाशोक के समय हुई दूसरी बौद्ध संगीति का भी जिक्र है। और ये देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं थी। अच्छा। ये मगध की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक था कि वो इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करने में सक्षम थे। तो शिशुनागों ने एक मजबूत राज्य तो बना दिया, लेकिन सोर्स इशारा करता है कि अगला वंश मतलब नंद वंश की महत्वाकांक्षा कुछ और ही थी। कहीं ज्यादा। हाँ, वे सिर्फ एक मजबूत राज्य नहीं बल्कि एक साम्राज्य बनाना चाहते थे। संस्थापक महापद्मनंद के लिए एकराट और सर्वक्षत्रांतक जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। तो ये सिर्फ उपाधियां नहीं थी, ये एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि अब से राज करने का तरीका बदल गया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये उपाधियां एक नई राजनीतिक विचारधारा की घोषणा थी। अच्छा। सर्वक्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये दिखाता है कि वो पुराने राजनीतिक ढांचे को तोड़ रहे थे। तो उन्होंने सिर्फ राज्य नहीं जीते। नहीं, उन्होंने पुराने अभिजात वर्ग को खत्म करके सत्ता को पूरी तरह अपने हाथ में केंद्रित किया। कलिंग पर उनकी विजय इसी आक्रामक विस्तारवाद का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये क्रूरता जरूरी थी? सोर्स के हिसाब से क्या पुराने अभिजात वर्ग को हटाए बिना इतना बड़ा केंद्रीकृत साम्राज्य बनाना संभव था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सोर्स के मुताबिक नंदों का मानना था कि जो पुराने क्षत्रिय कुल हैं वो हमेशा अपनी स्वायत्ता के लिए लड़ते रहेंगे, जो एक केंद्रीकृत साम्राज्य के लिए खतरा था। बिल्कुल। तो उनकी नजर में इस पुरानी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ना ही एकमात्र रास्ता था। ये एक क्रूर लेकिन उनके लिए प्रभावी रणनीति थी। और इस ताकत का पैमाना तो मतलब अविश्वसनीय है। सोर्स बताता है कि आखिरी नंद राजा धनानंद के पास 2 लाख पैदल सैनिक और 6000 हाथी थे। हाँ, सोचिए जरा। 1 मिनट, ये संख्या तो आज के हिसाब से भी बहुत बड़ी है। सिकंदर की सेना का डरना तो बनता है। हाँ, और ये सिर्फ एक बड़ी सेना नहीं थी, ये मगध की जबरदस्त आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन था। इतनी बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था और टैक्स कलेक्शन सिस्टम चाहिए। और यही वो कहानियां थीं जिन्होंने सिकंदर के सैनिकों को रोक दिया। बिल्कुल।
उनके थके हुए सैनिकों को व्यास नदी के आगे जाने से रोक दिया। उन्हें पता था कि उनका सामना किसी छोटे मोटे राज्य से नहीं बल्कि एक भीमकाय सैन्य शक्ति से होने वाला है। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया जो अपने ही बोझ तले दब गया। एक तरफ इतनी बड़ी सेना और खजाना, और दूसरी तरफ सोर्स कहता है कि जनता भारी करों की वजह से उनके खिलाफ थी। ये तो एक अजीब विरोधाभास है। और यही विरोधाभास उनके पतन की वजह बना। नंदों ने एक साम्राज्य का हार्डवेयर तो बना दिया, सेना, खजाना, प्रशासन, लेकिन वो उसका सॉफ्टवेयर यानी जनता का समर्थन हासिल नहीं कर पाए। अच्छा। उनकी यही अलोकप्रियता और धन का लालच वो जमीन बनी जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने एक नई क्रांति का बीज बोया। अब तक भारत में महाजनपदों का जमाना था। हाँ, मतलब बिखरी हुई शक्तियां। बिल्कुल, छोटी बड़ी अलग अलग शक्तियां। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने जो किया वो था इन सब धागों को खींचकर एक चादर बनाना। टैक्स वसूलने से लेकर जासूसी तक हर चीज एक केंद्र से यानी पाटलिपुत्र से कंट्रोल हो रही थी। तो ये भारत के लिए एक बिल्कुल नया पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था। हाँ, कह सकते हैं। पहली बार एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर की नींव रखी गई। ठीक है, तो उन्होंने देश के अंदर तो सत्ता हासिल कर ली, लेकिन जैसा कहते हैं एक चुनौती खत्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। सही बात है। पश्चिम में सिकंदर का एक विशाल यूनानी साम्राज्य उनकी सीमा पर दस्तक दे रहा था। और उनका सामना हुआ सेल्यूकिस निकेटर से। ये टकराव तो होना ही था। और ये टकराव हुआ भी लगभग 305 ईसा पूर्व में। लेकिन इसका नतीजा वैसा नहीं निकला जैसा शायद लोग सोचते हैं। मतलब ये एक लंबी खूनी लड़ाई के बजाय एक बहुत ही व्यवहारिक संधि पर खत्म हुआ। ये थोड़ा अजीब लगता है। सेल्यूकस जो खुद को सिकंदर का वारिस मानता था, वो बिना बड़ी लड़ाई लड़े इतना बड़ा इलाका कैसे छोड़ सकता था जिसमें आज का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान शामिल है? क्या स्रोत बताते हैं कि वो किसी मजबूरी में था? हाँ, और यहीं पर कूटनीति का असली खेल समझ में आता है। हमें सेल्यूकस के नजरिए से भी देखना होगा। उसे पश्चिम में अपने असली दुश्मनों से लड़ना था, जैसे मिस्र के शासक टॉलेमी से। अच्छा। तो भारत की पूर्वी सीमा पर एक लंबा युद्ध लड़ना उसके लिए मतलब एक सिरदर्द था। और चंद्रगुप्त ने उसे एक पेशकश की। क्या पेशकश थी? 500 हाथी। बस 500 हाथी। आज सुनने में ये शायद कम लगे, लेकिन उस जमाने में 500 जंगी हाथी एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। ये उस दौर के टैंक थे। हाँ। सेल्यूकस के लिए ये हाथी पश्चिम में अपने दुश्मनों के खिलाफ एक गेम चेंजर साबित हुए। तो एक तरह से चंद्रगुप्त ने उसे वो सैन्य मदद दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, और बदले में अपनी पश्चिमी सरहद हमेशा के लिए सुरक्षित कर ली। और वो 4 इलाके भी उन्हें मिले। हाँ, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल। तो ये दोनों के लिए एक विन विन स्थिति थी। तो इस संधि से न सिर्फ जमीन मिली बल्कि शांति भी खरीदी गई, और स्रोतों में वैवाहिक संबंधों का भी जिक्र है। जी। और एक और अहम बात हुई, एक यूनानी राजदूत की नियुक्ति। हाँ, मेगस्थनीज को मौर्य दरबार में भेजा गया, और ये सिर्फ एक राजनीतिक इशारा नहीं था, ये 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने जैसा था। सही। पहली बार पश्चिम का कोई आधिकारिक प्रतिनिधि इतने लंबे समय तक भारत में रह रहा था और यहाँ के समाज, राजनीति और जीवन को करीब से देख रहा था। मैं बस कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो नज़ारा क्या रहा होगा। एक यूनानी जो पाटलिपुत्र की भव्यता देख रहा है, यहाँ के रीति रिवाज लिख रहा है। उसकी किताब इंडिका आज भले ही पूरी तरह मौजूद नहीं है, लेकिन उसके लिखे बिना हमें उस दौर के भारत के बारे में शायद ही इतना कुछ पता होता। यहाँ एक नक्शा है जो साम्राज्य के विस्तार को दिखाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। उत्तर पश्चिम में सीमा कहाँ तक थी? सीमा हिंदू कुश पर्वत तक थी, जिसे एक वैज्ञानिक सीमा माना जाता है। मतलब एक प्राकृतिक और सुरक्षित सीमा, यानी आज के अफगानिस्तान तक। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। पूरब में इसका विस्तार बंगाल तक था, जिसका प्रमाण महास्थानगढ़ अभिलेख से मिलता है। और पश्चिम में? पश्चिम में तो और भी हैरान करने वाला है। साम्राज्य सौराष्ट्र तक फैला था। सौराष्ट्र मतलब आज का गुजरात? जी हाँ, और इसका सबूत है सुदर्शन झील का निर्माण, जो वहां के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। इसका मतलब उनका प्रशासन केंद्र से इतनी दूर तक फैला हुआ था। यही तो बात है। ये एक बहुत ही कुशल प्रशासन का संकेत है। और दक्षिण में? दक्षिण में साम्राज्य का प्रभाव मैसूर या कहिए उत्तरी कर्नाटक तक था, जिसका उल्लेख तमिल ग्रंथ अहनानूरू और जैन परंपरा में मिलता है। तो आखिर में स्लाइड का निष्कर्ष सही है कि
यह भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था। बिल्कुल, ये इन सभी राजवंशों के लगभग 200 सालों के प्रयासों का चरम था। आखिर भारत का पहला इतना विशाल साम्राज्य चलता कैसे था? बिल्कुल। हम कौटिल्य के मशहूर सप्तांग सिद्धांत से शुरू करेंगे। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत और राजत्व। सप्तांग मतलब 7 अंग। हाँ, 7 अंग। और यहाँ एक तस्वीर भी है जिसमें राजा के चारों ओर राज्य के 7 हिस्से दिखाए गए हैं। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। ये तो किसी शरीर के अंगों जैसा लग रहा है, कोई विभागों की लिस्ट जैसा नहीं। और यही इसकी सबसे क्रांतिकारी बात है। कौटिल्य ने राज्य को एक बेजान प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि एक जीवित शरीर, एक ऑर्गेनिज्म के रूप में देखा। अच्छा। और इस नजरिए से राज्य को चलाना बिल्कुल बदल जाता है। इस स्लाइड के अनुसार हर अंग की एक खास और जरूरी भूमिका है। जैसे पहला अंग है स्वामी यानी राजा। उसे राज्य का शीर्ष या सिर माना गया है, जो सोचता है, जो निर्णय लेता है, मस्तिष्क की तरह। हाँ। फिर है अमात्य यानी मंत्री और अधिकारी, जिन्हें राज्य की आंखें कहा गया है। राजा इन्हीं के जरिए पूरे साम्राज्य को देखता और समझता है। अच्छा, तो ये सिर्फ विभागों की लिस्ट नहीं है, ये तो एक पूरी फिलॉसफी है। तीसरा अंग है जनपद, मतलब क्षेत्र और जनसंख्या। जी। इसे राज्य की जंघाएं या पैर बताया गया है, मतलब बिना जमीन और लोगों के राज्य तो खड़ा ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। फिर है दुर्ग यानी किलेबंद राजधानी, जो राज्य की बाहें हैं, जो सुरक्षा करती हैं। और 5वां है कोश, खजाना। इसे राज्य का मुख कहा गया है। ये बहुत दिलचस्प है ना? हाँ, मतलब अगर खजाना कमजोर है तो समझिए राज्य का मुख ही बीमार है और वो पूरे शरीर को पोषण नहीं दे पाएगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। अब छठे अंग को देखिए, दंड या बल यानी सेना। यहाँ स्लाइड में एक बहुत रोचक तुलना की गई है। इसे राज्य का मस्तिष्क कहा गया है। मस्तिष्क? मुझे लगा बाहें या भुजाएं कहेंगे। आमतौर पर यही माना जाता है, पर मस्तिष्क कहने का मतलब गहरा है। इसका अर्थ है कि सेना का इस्तेमाल सिर्फ ब्रूट फोर्स से नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति से होना चाहिए। अच्छा। शक्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग ही असली शक्ति है। और आखिरी 7वां अंग है मित्र यानी सहयोगी राष्ट्र। इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें राज्य के कान कहा गया है। कान बाहर की दुनिया की खबर रखते हैं, खतरे से आगाह करते हैं और मौके की सूचना देते हैं। ये तो प्रशासन को देखने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। और इसी स्लाइड में नीचे एक श्लोक है। हाँ, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजानाम च हिते हितम। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के भलाई में ही उसकी भलाई है। हाँ, और ये कोई नैतिक उपदेश भर नहीं था, ये कौटिल्य के राजतंत्र का मूल आधार था। राजा सर्वशक्तिमान तो था, पर निरंकुश नहीं। उसका सबसे बड़ा कर्तव्य लोक कल्याण था। अगर प्रजा दुखी है तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का शरीर बीमार है और राजा, जो कि उसका सिर है, वो भी स्वस्थ नहीं रह सकता। सही बात है। यही सोच मौर्य प्रशासन की विशाल इमारत की बुनियाद बनी। हाँ, तो सवाल ये है कि केंद्र में, पाटलिपुत्र में, ये सिस्टम काम कैसे करता था? लगता है हमारे नोट्स का अगला हिस्सा इसी पहेली को सुलझाता है। हाँ, अगली स्लाइड का विषय है केंद्रीय प्रशासन, मंत्री परिषद और तीर्थ। ये हमें मौर्य सरकार के नर्व सेंटर में ले जाती है। ओके। यहाँ एक फ्लो चार्ट है जिसमें सबसे ऊपर राजा है और ठीक उसके नीचे है मंत्री परिषद। स्लाइड में एक बहुत अहम बात लिखी है कि राजा सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन परामर्श लेना अनिवार्य था। ये तो एक तरह का चेक एंड बैलेंस हुआ। मतलब आप मंत्रियों की सुनिए जरूर, समझिए जरूर, लेकिन अंतिम फैसला आपका होगा। बिल्कुल। ये राजा को तानाशाह बनने से भी रोकता है और निर्णय लेने में देरी से भी बचाता है। तो इस मंत्री परिषद के नीचे कौन काम करता था? इसके नीचे आते थे साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी, जिन्हें तीर्थ कहा गया है। इनकी संख्या 18 बताई गई है। 18? हाँ, ये आज के कैबिनेट मंत्रियों की तरह थे, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्य पुजारी यानी पुरोहित, सेनापति और उत्तराधिकारी मतलब युवराज। अच्छा। ये वो लोग थे जो सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे और साम्राज्य के सबसे बड़े फैसले लागू करते थे। तो ये 18 तीर्थ तो टॉप लेवल के मंत्री हो गए। हाँ। लेकिन असली काम तो जमीन पर होता होगा, डे टू डे गवर्नेंस। बिल्कुल। क्या नोट्स में इसका भी जिक्र है कि रोजमर्रा के प्रशासन के लिए कौन से विभाग थे? जैसे आज हमारे यहाँ वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय होते हैं। बिल्कुल, और यही मौर्य प्रशासन की खूबी है।
इन तीर्थों के नीचे लगभग 26-27 अध्यक्ष थे जो अलग अलग विभागों के प्रमुख थे। अच्छा, अध्यक्ष। हाँ, ये असल में सचिव स्तर के अधिकारी थे। स्लाइड में 4 सबसे जरूरी अध्यक्षों के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे आपने कृषि की बात की तो उसके लिए थे सीता अध्यक्ष। ये शाही या सरकारी जमीन पर होने वाली खेती की देखरेख करते थे। और अर्थव्यवस्था के लिए? उसके लिए थे पण्याध्यक्ष जो व्यापार और वाणिज्य यानी ट्रेड एंड कॉमर्स संभालते थे। पण्याध्यक्ष। फिर थे शुल्काध्यक्ष जो चुंगी और टैक्स वसूलते थे, यानी आज के कस्टम्स और टैक्स डिपार्टमेंट का काम। अच्छा। और चौथा महत्वपूर्ण उदाहरण है लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा और टकसाल के प्रमुख थे। मतलब सिक्के कहाँ बनेंगे, उनकी शुद्धता क्या होगी, ये सब तय करना इनका काम था। विभागों का इतना स्पष्ट बंटवारा तो दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कितनी संगठित और राज्य के नियंत्रण में थी। हाँ, लेकिन ये तो हुई केंद्र की बात। मेरा सवाल यह है कि इतने बड़े साम्राज्य के कोनों तक ये सिस्टम पहुंचता कैसे था? सही सवाल है। मतलब तक्षशिला से लेकर स्वर्णगिरी तक इसे लागू कैसे किया जाता था? ये उस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज था और मौर्यों ने इसका बहुत कारगर हल निकाला था। क्या था वो? हमारी अगली स्लाइड प्रांतीय और नगर प्रशासन इसी पर रोशनी डालती है। साम्राज्य को 4 बड़े प्रांतों में बांटा गया था जिन्हें चक्र कहते थे। चक्र? हाँ, पहला था उत्तरापथ मतलब उत्तर, राजधानी तक्षशिला। दूसरा अवंती राष्ट्र यानी पश्चिम, राजधानी उज्जैनी। तीसरा दक्षिणापथ मतलब दक्षिण, राजधानी सुवर्णगिरी। और चौथा था प्राच्य यानी पूर्व, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी और ये सीधे केंद्रीय शासन के अधीन था। अच्छा, और इन प्रांतों को चलाता कौन था? क्या केंद्र से कोई गवर्नर भेजा जाता था? हाँ, और यहाँ भी एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। इन प्रांतों के शासक आमतौर पर कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे, जो शाही परिवार के सदस्य यानी राजकुमारी होते थे। तो राजकुमार ही गवर्नर होते थे? जी, ये केंद्र से प्रांतों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने का सबसे सीधा तरीका था। इससे वफादारी भी सुनिश्चित होती थी और विद्रोह की संभावना भी कम हो जाती थी। तो राजकुमार प्रांत संभालते थे। लेकिन इन प्रांतीय राजधानियों जैसे उज्जैनी या तक्षशिला, इनका प्रशासन कैसे चलता होगा? ये तो अपने आप में बहुत बड़े शहर रहे होंगे। और राजधानी पाटलिपुत्र का क्या? वो तो एक दुनिया ही अलग होगी। आपने सही सवाल पूछा। इसी स्लाइड का दूसरा हिस्सा पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन पर है। हो गए। और इसका ब्यौरा हमें यूनानी राजदूत मेगस्थनीस के लेखों से मिलता है। और ये सिस्टम सुनकर आज भी हैरानी होती है। ऐसा क्या था? पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों का एक बोर्ड चलाता था जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों मतलब 6 कमिटीज में बटा था। 6 समितियां और हर एक का अपना काम, जैसे आज नगर निगम में अलग अलग विभाग होते हैं। उससे भी ज्यादा विशिष्ट। पहली समिति औद्योगिक कला का निरीक्षण करती थी। क्वालिटी कंट्रोल? हाँ, एक तरह से। दूसरी समिति का काम आज के दौर में बहुत प्रासंगिक लगता है, विदेशियों की देखरेख। विदेशियों की देखरेख मतलब टूरिस्ट गाइड जैसा कुछ, या उन पर नजर रखने के लिए? दोनों। इसका मतलब है कि पाटलिपुत्र एक बड़ा इंटरनेशनल सेंटर था जहां व्यापारी, राजदूत, यात्री सब आते थे। अच्छा। तो उनकी सुरक्षा, उनके रहने खाने का इंतजाम और साथ ही उन पर नजर रखना कि वे कोई जासूसी तो नहीं कर रहे, ये सब इस समिति की जिम्मेदारी थी। ये मौर्य साम्राज्य के वैश्विक जुड़ाव का सीधा सबूत है। और तीसरी समिति जन्म मृत्यु का पंजीकरण करती थी। जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन। ये तो सच में बहुत ही आधुनिक व्यवस्था है। सुनने में आधुनिक लगता है, पर हमें इसका मकसद भी समझना होगा। मतलब? ये आज की तरह नागरिक अधिकारों या स्वास्थ्य डेटा के लिए नहीं था। ये राज्य के कंट्रोल के लिए था। अच्छा। कितने लोग हैं, कितनों पर टैक्स लगेगा, कितनों को सेना में भर्ती किया जा सकता है, ये सब जानने का एक अचूक तरीका था। सिस्टम एडवांस था, पर सोच पूरी तरह से राज केंद्रित थी। समझ गया। और बाकी 3 समितियां? चौथी समिति व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण करती थी, जैसे बाजारों की देखरेख, नाप तौल के मानक तय करना। 5वीं समिति निर्मित वस्तुओं की निगरानी करती थी और 6ठी समिति कर संग्रह का काम करती थी, जो बिक्री का 10वां हिस्सा होता था। ये एक बहुत ही कुशल व्यवस्था थी। बिल्कुल। ये नागरिक प्रशासन तो कमाल का था, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम सिर्फ अच्छे मैनेजमेंट से नहीं चल सकता। सही बात है। कोई गड़बड़ी करे तो उसे पकड़ने के लिए, न्याय करने के लिए और बाहरी खतरों से बचने के लिए भी तो कोई व्यवस्था चाहिए होगी। मुझे लगता है इसी से जुड़ा है हमारा अगला टॉपिक। बिल्कुल। अगला हिस्सा है गुप्तचर, न्याय और सैन्य व्यवस्था।
ये मौर्य राज्य के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में है। ओके। सबसे पहले गुप्तचर व्यवस्था, जिन्हें कौटिल्य गूढ़ पुरुष कहते हैं। ये 2 तरह के थे। 2 तरह के? हाँ, एक थे संस्था जो एक ही जगह पर रहकर काम करते थे, जैसे कोई व्यापारी, पुजारी या किसान बनकर। मतलब एक तरह के वर्क फ्रॉम होम जासूस। और दूसरे थे संचारा, जो भ्रमण करते थे, यानी घूम घूम कर जानकारी इकट्ठा करते थे। ये आज के फील्ड एजेंट्स की तरह थे। यह पूरा नेटवर्क साम्राज्य की आंतरिक सुरक्षा और सूचना तंत्र की रीढ़ था। राजा को दूर दराज के इलाकों से भी खबर मिलती रहती थी, जिससे किसी भी विद्रोह या समस्या को पनपने से पहले ही कुचला जा सकता था। मतलब जेम्स बॉन्ड से पहले चाणक्य ने ही सब कुछ सोच लिया था। खैर, जासूसी तो हो गई। अगर कोई पकड़ा गया तो न्याय कैसे होता था? न्याय प्रणाली भी उतनी ही विकसित थी। 2 तरह की अदालतें थीं। 2 तरह की? हाँ, पहली थी धर्मस्थीय अदालतें। ये दीवानी मामले यानी सिविल केसेस देखती थीं। जैसे जमीन, शादी या पैसे के लेन देन से जुड़े विवाद। अच्छा। और दूसरी थी कंटक शोधन अदालतें, जो फौजदारी मामले यानी क्रिमिनल केसेस देखती थी, जैसे चोरी, डकैती, हत्या और राजद्रोह। ये सिविल और क्रिमिनल कानून का स्पष्ट बंटवारा है। हाँ, और ये एक बहुत ही उन्नत कानूनी प्रणाली की निशानी है। ये दिखाता है कि हर तरह के अपराध या विवाद के लिए एक तय प्रक्रिया थी। तो उनके पास जासूस थे जानकारी के लिए, अदालतें थीं न्याय के लिए, लेकिन इन सब के पीछे असली ताकत तो सेना की ही होती होगी। जाहिर है। सैन्य प्रशासन कैसा था? नगर प्रशासन की तरह ही सेना का प्रबंधन भी 30 सदस्यों के एक युद्ध कार्यालय द्वारा होता था। अच्छा, इसमें भी समितियां थी? हाँ, 6 समितियां। हर समिति सेना के एक खास अंग के लिए जिम्मेदार थी। नौसेना, यातायात और रसद, मतलब ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स। एक पूरी समिति सिर्फ लॉजिस्टिक्स के लिए? ये तो कमाल की दूरदर्शिता है ना? लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि उन तक समय पर रसद पहुंचाना भी जरूरी होता है। बिल्कुल। फिर पैदल सेना, अश्वारोही यानी घुड़सवार, रथ सेना और हस्ती सेना यानी हाथियों की सेना। सेना का इतना संगठित ढांचा ही मौर्य साम्राज्य के विस्तार और उसकी स्थिरता का एक बड़ा कारण रहा होगा। बिल्कुल। अब एक बड़ा सवाल उठता है। क्या? कि इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी नौकरशाही, इतने जासूस, इस सब के लिए पैसा कहाँ से आता था? हाँ, इस मेगा स्टेट का इकोनॉमिक इंजन क्या था? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। लगता है अगली स्लाइड इसी बारे में है, अर्थव्यवस्था और समाज। सही। राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत जाहिर है कृषि थी। यहाँ 2 शब्द जरूरी हैं। कौन से? सीता, यानी वो आय जो सीधी सरकारी जमीन से आती थी, और भाग, जो किसानों की निजी जमीन की उपज पर लगने वाला टैक्स था, जो आमतौर पर उपज का 6ठा या 4था हिस्सा होता था। और यहाँ सिंचाई के लिए सुदर्शन झील के निर्माण का भी उल्लेख है। मतलब राज्य सिर्फ टैक्स ही नहीं लेता था, बल्कि कृषि को बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी करता था। हाँ, और इसके अलावा राज्य की आय के कई और स्रोत थे। खान, नमक, शराब और जंगल पर राज्य का एकाधिकार था। जंगल पर भी? हाँ, जंगलों से लकड़ी और खासकर हाथी मिलते थे, जो सेना के लिए बहुत कीमती थे। सही बात है। मुद्रा की भी एक स्थापित व्यवस्था थी। पण या कार्शापण नाम के चांदी के आहत सिक्के, जिन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं, वो चलन में थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अधिकारियों और सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था, जो एक विकसित और मोनेटाइज्ड अर्थव्यवस्था का संकेत है। अच्छा, ये तो हुई अर्थव्यवस्था। समाज कैसा था? क्या वही 4 वर्णों वाली व्यवस्था थी? यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। वो क्या? इसी स्लाइड में मेगास्थनीज के अनुसार समाज का वर्गीकरण है, और वो 4 वर्णों से बिल्कुल अलग है। अच्छा। उन्होंने भारतीय समाज को 7 जातियों या वर्गों में बटा हुआ बताया है। दार्शनिक, किसान, अहीर यानी पशुपालक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक मतलब जासूस, और सभासद यानी मंत्री। 7 वर्ग, ये तो पारंपरिक वर्ण व्यवस्था से बहुत अलग है। इसमें तो प्रोफेशन यानी काम को आधार बनाया गया है, जन्म को नहीं। बिल्कुल। स्लाइड में भी लिखा है कि ये व्यवसाय और जाति का एक मिश्रण है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिस पर हम अंत में लौटेंगे। फिलहाल हम अपनी कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। हाँ, हमारी आखिरी स्लाइड बिंदुसार और मौर्य विरासत पर है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार का जिक्र है। उनकी उपाधि थी अमित्रघात,
यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। यूनानी ग्रंथों में उन्हें अमित्रोचेट्स कहा गया है, जो इसी का अनुवाद है। अच्छा। उनके भी सीरिया जैसे विदेशी राज्यों से अच्छे संबंध थे, जहां के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नाम का राजदूत उनके दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था, जो दिखाता है कि मौर्य शासक धार्मिक मामलों में सहिष्णु थे। और ये स्लाइड हमें मौर्य शासकों का क्रम भी याद दिलाती है। चंद्रगुप्त, फिर उनके बेटे बिंदुसार, और फिर इतिहास के महानतम शासकों में से एक अशोक। और अंत में स्लाइड में निष्कर्ष के तौर पर बताया गया है कि कैसे 16 महाजनपदों के सदियों के संघर्ष के बाद और इस विरासत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य की बनाई प्रशासनिक नींव इतनी मजबूत थी कि उसी पर अशोक अपने धम्म और लोक कल्याण के साम्राज्य की इमारत खड़ी कर सके। सही बात है। अगर प्रशासन कुशल और स्थिर न होता तो अशोक की शांति और कल्याण की नीतियां सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती। मतलब एक विशाल भूभाग को एक प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक सूत्र में पिरोना ही मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा योगदान था। तो इन सभी नोट्स को एक साथ जोड़ने पर मौर्य साम्राज्य की एक बहुत ही साफ और हैरतअंगेज तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि एक बेहद सोची समझी प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की कहानी है, जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने कहा था, ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। मेगास्थनीज वाला? हाँ, मेगास्थनीज द्वारा बताया गया समाज का वर्गीकरण, जो 7 वर्गों वाला है, और भारत की पारंपरिक वर्ण व्यवस्था में इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्या लगता है? क्या ये मेगास्थनीज की अपनी यूनानी समझ की सीमा थी कि वो भारतीय समाज की जटिलता को अपने हिसाब से ही समझ पाए? हो सकता है। या फिर उस समय का समाज वाकई इतना गतिशील और जटिल था, जहां लोगों की पहचान सिर्फ जन्म से नहीं बल्कि उनके काम से भी तय हो रही थी। ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो इन स्रोतों से उपजता है और हमें इतिहास को और गहराई से खंगालने के लिए प्रेरित करता है। ये थे 16 महाजनपद जिन्होंने प्राचीन भारत की राजनीतिक नींव रखी। और फिर इसके ठीक बाद आता है, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है हिस्ट्री और जीके का पूरा एनालिसिस।